एक सिचुएशन समझ लीजिए। फर्स्ट टाइम क्या किया गया, मैंने सुनिएगा, 44 अमेंडमेंट 378 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह, दूसरा मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर, फर्स्ट पॉइंट का इंग्लिश है वेपन्स वायलेशन, ठीक, और तीसरा पॉइंट है संपूर्ण भारत को क्या उसके किसी भाग में, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। तो आप अब एक काम करिए, थोड़ा सा देखते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन आप लोग कैसे करते हैं। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का सेंटेंस है, नेशनल इमरजेंसी में लिखवाए हैं ना कि भारत के मूल संविधान में राष्ट्रपति इन आधारों पर नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन कर सकता है। ठीक, लिखे है ना कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ये लिखे हैं कि नहीं। अब उसमें इन तीनों वर्ड्स को जोड़कर सेंटेंस बनाइए तो अपने से। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के साथ क्या अल्टरेशन कर दें, क्या ऐड कर दें और इन शब्दों को जोड़ दें जिसके कारण प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो निकल जाएगा। जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का सेंटेंस है कि राष्ट्रपति हैज बीन डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी ऑन ग्राउंड अपॉन एक्सटर्नल अटैक, वार एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक, एंड ओवरऑल इंडिया, क्लियर। उसके साथ इन शब्दों को जोड़िए, एक सेंटेंस बनाइए कि क्या कैसे बनेगा, तभी तो आप अपडेट कर पाएंगे। इंटरनल सिक्योरिटी रिप्लेस बाय द वेपन्स वायलेशन, ठीक, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर संपूर्ण भारत या उसके किसी एक भाग में मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यही सेंटेंस, ये अमेंडमेंट जुड़ेंगे तब जाके प्रेजेंट सिनेरियो बनेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। 44 कहां भैया, 42 कहां लिखे? मैं 42 के पहले की पोजीशन इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात कर रहा था। ये लिखा है 44, तो 42 कहां से हो गया, समझ रहे हो कि नहीं। अब ये प्रेजेंट सिनेरियो है, एनिमीज, एक्सटर्नल अटैक, वार एंड वेपन्स वायलेशन, ठीक, ये ग्राउंड है नेशनल इमरजेंसी, ओवरऑल इंडिया एंड द पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक, एंड थर्ड रिटन रिकमेंडेशन बाय कैबिनेट, ठीक। ये तीन कंडीशन होने चाहिए नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया कि इस तीन के अतिरिक्त अटैक, एक्सटर्नल अटैक, वार एंड वेपन्स वायलेशन के अलावा किसी अन्य बेस पर नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन नहीं। तो नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेरेशन के लिए जो ग्राउंड दिया जा रहा है वह ग्राउंड यही, ठीक है। दूसरी बात कि
फर्स्ट टाइम यूज ऑफ कैबिनेट वर्ड्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट टाइम यूज ऑफ कैबिनेट वर्ड्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पहले कहीं पर भी कैबिनेट वर्ड्स यानी मंत्रिमंडल वर्ड्स का या कैबिनेट वर्ड्स का यूज नहीं किया गया है। क्लियर? और उसके बाद ओवरऑल इंडिया या पार्ट ऑफ इंडिया, यानी ऑल ओवर इंडिया होगा या उसके किसी पार्ट में। इसीलिए मैंने कारगिल का एग्जाम्पल लेकर आपको समझा दिया था। उसके पहले जब भी नेशनल इमरजेंसी लगाई गई वह पूरे भारत में लगाया जाता, ओवरऑल इंडिया में लगाया जाता है। जैसे आपका 1962, 1965, 1978, 1972 एंड पाकिस्तान, और प्लस 1975, 75, 76, 75 में श्रीमती गांधी जब इंटरनल, तो इन चार इलेक्शन के पहले लगाया था। उसके बाद तभी तो सभी अपोजिशन लीडर को अरेस्ट कर लिया गया था। तो जब अब ये मीन्स 1962, 1965, 1970, फिर 1975, ठीक। उसके बाद ये ऑल ओवर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर इन ऑल ओवर इंडिया है, ठीक। बट 1980 and 1998 and 1999 दैट इज द पार्ट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर। तो यहां पर ये सिचुएशन आपको देखना पड़ेगा। तो इस पूरी स्थिति का ऑल ओवर इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया में नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन। तो कैबिनेट वर्ड्स द फर्स्ट, ये चीजें अमेंडमेंट हैं। ये आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, और इस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, अब एक सिचुएशन समझ लो कि यहां पर फैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव, आपातकाल का प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक ठीक। अब सुनते रहना, पहला पॉइंट, इफ प्रेसिडेंट has been declared the national emergency ground upon attack and external attack, and Article 19 directly suspended, ठीक। यदि राष्ट्रपति युद्ध और बाह्य आक्रमण के बेस पर, आधार पर नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेयर करता है, तो आर्टिकल 19 डायरेक्ट सस्पेंड हो, खत्म नहीं, सस्पेंड होगा, ठीक। ये चीज ध्यान रखिएगा कि वॉर एंड एक्सटर्नल अटैक, आर्टिकल 19 डायरेक्टली सस्पेंडेड। क्लियर? ये, और ये है आपका आर्टिकल 350। क्लियर? दूसरा है, इफ प्रेसिडेंट डिक्लेयर ऑफ नेशनल इमरजेंसी ग्राउंड ऑफ वेपन्स वायलेशन, देयर इज नो डायरेक्ट सस्पेंडेड इन आर्टिकल 19, ठीक। यानी नो डायरेक्ट सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19। क्लियर? आर्टिकल 20 एंड 21 नो सस्पेंशन, ठीक। एनिमीज कि यदि राष्ट्रपति इस बेस पर
अगर इस पर नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करता है तो आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम दी गई है वो सस्पेंड नहीं होगा। 20 और 21 किसी भी स्थिति में सस्पेंड नहीं होंगे। क्लियर? बट अगर 19 को सस्पेंड करना है तो आर्टिकल 359 के बेस पर एक प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस देगा। अन्य की तो बात मैं कर रहा हूं। तो अगर 359 के बेस पर तो अदर फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दे, यहां पर ऑर्डिनेंस आएगा, ऑर्डिनेंस ऑफ अदर फंडामेंटल राइट। क्लियर? ये पोजीशन है, ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट किस बेस पर डिक्लेयर करेगा? नहीं, वार एंड एक्सटर्नल अटैक पर ऑर्डिनेंस नहीं जारी होगा 350। लेकिन 358 का पहला सेक्शन होता है कि यदि राष्ट्रपति वेपन्स वायलेशन पर नेशनल इमरजेंसी तो नो डायरेक्ट सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल 19 आर्टिकल 19। तो यहां पर एक सिचुएशन तो ये हो गई, ठीक। दूसरी पोजीशन हो गई कि लोअर हाउस या लोकसभा के टेन्योर को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता, ठीक, 1 वर्ष के। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी को क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, या डिक्लेयर ऑफ एंड ऑफ नेशनल इमरजेंसी, देन नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर न्यू इलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक। तो ये पूरी सिनेरियो है, यानी इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो नेशनल इमरजेंसी, अब नेशनल इमरजेंसी में होगा क्या? पोजीशन तो ये भी है कि होगा क्या इस पर। तो नेशनल इमरजेंसी में पोजीशन ये होगी कि जितनी भी पावर है, क्योंकि मैंने लिखा ना कि ऐसे चैलेंजेस आ जाए कि प्रॉब्लम जनरेट हो जाए, जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए नए प्रॉब्लम आ जाए, नए एक्स्ट्रा पावर की जरूरत पड़, नीड ऑफ द एक्स्ट्रा पावर बाय सेंटर। तो देन प्रेसिडेंट हैज बीन डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी, ठीक। तो इस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल का डिक्लेरेशन किया जा सकता है, ठीक। और दूसरी बात, एक चीज और है, मैंने आज नहीं बताया, उस दिन बताया था। ये पोजीशन यहां पर 122 वर्ड्स लिखे, ठीक। 122 का मतलब कि 1 महीना, 2 महीना और 2 महीने, 2 मंथ। यानी अगर प्रेसिडेंट, जैसे अब इसको हम समझाए कैसे थे, याद आ रहा है? और इस तरह से याद करोगे कि 1 महीना है, उसमें 1 मंथ, तो याद नहीं रहेगा। तो 1 रुपए यानी मीन्स 1 मंथ, यानी मीन्स अगर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन करता है तो उस डिक्लेरेशन के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाए। इसे 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाना चाहिए, और इसे भी 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा, ठीक। यानी मीन्स कहने का मतलब कि अगर एक बार पारित हुआ तो 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर जाएगा। तो इसका तात्पर्य हो गया कि फर्स्ट टाइम 7 मंथ का यूज किया, ठीक है। यहां पर 3 साल तक 6 महीना करके बढ़ाया जा सकता है, तो यहां पर 38 मंथ हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद अगर आगे बढ़ाना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो यहां पर जो 352 का प्रोसीजर है, 352 में 1 महीना है, और 1 महीना अगर पार्लियामेंट इसे रिकमेंड कर देती थी, पास कर देती है, तो 1 महीना तो वो हो गया, प्लस 6 महीना और, तो 7 महीने हो गए। ये 7 महीने की पोजीशन यहां पर लग गई,
यहां पर 2 महीना प्लस 6 महीना करके तो 3 साल तक लगाया जा सकता है। तो ये हो गया 12 36 2 38 38 महीने का हो गया। यहां पर भी प्रोसीजर वही है, यानी पहला महीना 8 महीने का हो जाएगा। तो ये पोजीशन हमेशा याद रहनी कि 1 महीना में है, 2 महीना है, 2 महीना है। ठीक है। अब आइए प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट आर्टिकल 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन। ठीक, या इसे एक नाम ये भी दिया जाता है फेल्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राज्यों में राष्ट्रपति शासन। ठीक, तो एक सिचुएशन। अब आर्टिकल 356 का जो बेस है, आधार, वह है, एक है आर्टिकल 355 और दूसरा है 360 और तीसरा है मुंबई केस 1990। अब यहां पर है कि रिकमेंडेशन बाय गवर्नर, ये है रिकमेंडेशन बाय गवर्नर मीन्स राज्यपाल के प्रतिवेदन पर, राज्यपाल के प्रतिवेदन पर एक पॉइंट है आपका। दूसरा पॉइंट है नो फॉलो अप द सेंट्रल ऑर्डर। जब केंद्र सरकार कोई आदेश दे, ऑर्डर दे और स्टेट उसका पालन नहीं करती है, तो सेंटर से मान लेगी फेल्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीन एंड दैट द यूज ऑफ आर्टिकल 356 इन स्टेट। ये केस है। और यहां पर है मुंबई केस SR मुंबई वर्सेज इंडियन यूनियन 1990। इसमें है कि इफ स्टेट नो मेंटेन ऑफ द सेकुलर स्ट्रक्चर, सेकुलर मीन्स पंथ को मेंटेन नहीं कर पाती है। ठीक है। तो ऐसे स्थिति में अगर पंथ निरपेक्षता को मेंटेन नहीं कर पाती है तो उस कंडीशन में फेल्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होगी और इसके बिहाफ पर आपको लगाया जा सकता है। ये 3 ग्राउंड है, बेस अपॉन ग्राउंड, आधार। ठीक, इस आधार पर 356 का प्रयोग किया जा सकता। ठीक है। 355, 356 एंड 365 एंड SR मुंबई भारत संघ के इस मामले में आपको यहां पर यूज किया जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर क्या है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं। यहां पर नो डायरेक्ट सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19। ठीक, जैसे 352 में डायरेक्ट सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 352 है, 19 है। यहां पर डायरेक्ट कुछ भी नहीं होगा, 20-21 नहीं होंगे। आर्टिकल 21 एंड 20 देयर इज नो सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 21 एंड 20। ठीक, अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछेगा कि क्या आर्टिकल 356 के यूज पर 19 को सस्पेंड किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन इसका सस्पेंशन आर्टिकल 359 पर होगा। इफ अगर राष्ट्रपति, यदि प्रेसिडेंट क्या करता है कि आर्टिकल 19 का यूज नहीं, अरे बीच में मत बोलो, अगर प्रेसिडेंट चाहता है कि आर्टिकल 19 का सस्पेंशन करना है 356, तो आर्टिकल 359 के अंतर्गत वह ऑर्डिनेंस जारी करेगा और ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद
356 के अंडर में आर्टिकल 19 का सस्पेंशन हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा डायमेंशन समझिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट हमको लगता है, हो सकता है आर्टिकल 19 में नहीं, नेशनल इमरजेंसी में 352 एंड 356 दो चीजें, 352 356, यहां पर डायरेक्ट सस्पेंशन यानी वार एंड एक्सटर्नल अटैक, ठीक, इस पर अगर 19 का डायरेक्ट सस्पेंशन होता है, डायरेक्ट सस्पेंशन होता है, तो विदाउट ऑर्डिनेंस आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। एंड देन जैसे ही नेशनल इमरजेंसी को समाप्त किया जाता है, डिक्लेरेशन ऑफ एंड, वैसे ही 19 अपने आप डायरेक्ट आ जाएगा। एक समझ ये चीज दे, इसके इस बेस पर 19 डायरेक्ट सस्पेंड होगा और डायरेक्ट आएगा, लेकिन आर्टिकल 359 के बेस पर अगर सस्पेंड किया जाता है तो डायरेक्ट नहीं आएगा। मतलब समझ रहे हो कि नहीं? इतना ध्यान रखिएगा कि अगर डायरेक्ट सस्पेंशन होता है तो डायरेक्ट स्टेबल होगा, एंड आर्टिकल 359 के बिहाफ पर सस्पेंड किया जाता है तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, फिर प्रेसिडेंट उसे लाने का डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। और ये सभी फंडामेंटल राइट के साथ है, सिर्फ 19 के साथ नहीं है, सभी के साथ है। इन दिस सिचुएशन ऑफ द ऑल फंडामेंटल राइट इन इमरजेंसी एंड नेशनल इमरजेंसी, ठीक। तो ये चीजें हमेशा थोड़ा सा इस पर बेस पर अगर कोई फंडामेंटल राइट सस्पेंड किया जाता है, इस बेस पर अगर किया जाएगा, यानी आर्टिकल 359 के बेस पर अगर सस्पेंड किया जाएगा तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के द्वारा उसे समाप्त भी करेगा, तो ऑर्डिनेंस के द्वारा ही उसे क्या करेगा, स्टेबल भी करेगा, ठीक। और अगर डायरेक्ट बिना ऑर्डिनेंस के सस्पेंशन होता है कोई फंडामेंटल राइट, तो उसके लिए किसी भी प्रकार का नहीं, जैसे ही समाप्ति का डिक्लेरेशन किया जाएगा वैसे ही वह अस्तित्व में आ जाएगा, ठीक। ये दो पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट थे यहां पर। तो यहां पर है कि नो डायरेक्ट सस्पेंशन आर्टिकल 19, 20 एंड 21 नो सस्पेंडेड, 19 एंड अदर फंडामेंटल सस्पेंडेड बाय द प्रोसेस ऑफ आर्टिकल 359, ठीक। 3 years, follow the 3 years in president rule in state, but extend the time in the needs of the constitutional amendment, यानी मीन्स 3 साल तक तो हम कर सकते हैं, 6 महीना बढ़ा के कर सकते हैं, लेकिन 3 साल से अधिक समय के लिए तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बिना उसकी आवश्यकता के बिना नहीं हो सकता, ठीक। अब उसके बाद एक सिचुएशन है इस पर, आर्टिकल 356 का यूज सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए कर रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी जिससे कि इसके मिसयूज को रोका जा सके। पहला मिसयूज है कि अगर राष्ट्रपति 356 का डिक्लेरेशन किया करता है तो उसके इस ऑर्डर का जुडिशियल रिव्यू हो, ठीक। यानी मीन्स उसका यह पावर अनलिमिटेड नहीं है बल्कि क्या है, लिमिटेड हो गया। दूसरी बात कि जब भी 356 का यूज होगा उसे जिस स्टेट में, उस स्टेट की स्टेट असेंबली को डिजॉल्व नहीं किया जाए। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट
356 यूज करती थी और डिजॉल्व कर देती थी, तो उसके बाद कोई मतलब रह नहीं जाता था। अब क्या हो गया कि 356 का यूज होगा तो वहां की स्टेट असेंबली को डिजॉल्व नहीं कर, आप सस्पेंड कर दीजिए। और अगर राष्ट्रपति के डिसीजन का प्रेसिडेंट के डिसीजन का अगर जुडिशरी गलत पाती है और उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करती है, तो वैसी कंडीशन में जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली थी वह पुनः रीस्ट्रक्चर हो जाएगी। क्लियर? ये एक पोजीशन थी। अब यहां पर एक पॉइंट आता है, एक पोजीशन आएगी, पोजीशन ये आएगी कि रूल, तो एक पॉइंट डाल के छोड़ दीजिए आप लोग। आर्टिकल 356 एंड इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति और आर्टिकल 356 एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है इस पर, समझ रहे हैं ना? कंट्रोवर्सी इन द सेंस कि इस स्थिति पर एक सबसे बड़ा सिचुएशन आएगा कि क्या है, कैसे चल रहा है, किस तरह से, क्योंकि होता क्या है, एक सिचुएशन में थोड़ा सा आप लोगों को समझा रहा कि 1969, आफ्टर 1969 यहां से स्टेट में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्मेशन में आती है। तो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट यानी अपोजिशन की पार्टी सत्ता में आ जाती है। जब अपोजिशन की पार्टी सत्ता में आ जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या कि कांग्रेस पार्टी के प्रभाव में कमी आती है। तो कांग्रेस पार्टी अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए इनडायरेक्ट ढंग से स्टेट की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको 356 के बेस पर सस्पेंड करती है और प्रेसिडेंट के माध्यम से, प्रेसिडेंट के द्वारा या गवर्नर के द्वारा इनडायरेक्ट सत्ता अपने हाथ में ले लेती। इसलिए यहां से लेकर यहां तक यानी कि 1990 तक मैक्सिमम मिसयूज किया गया है। तो इस मिसयूज को रोकने के लिए या इस मिसयूज को देखने के लिए